Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 economic policies of the British। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई। ठीक है, और कैसे पूरी की पूरी इंडियन इकॉनमी को र्यून करके रख दिया। क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जब मुगल्स थे तो उसके टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था इंडिया में। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कैसे डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इम्पोज किया। पहले लेके आए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, फिर रैयत वाले सिस्टम, फिर महल वाले सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे इसकी क्या बैड इम्पैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडियन इकोनॉमी पे। इंडिगो रिबेलियन को पढ़ेंगे। इंडिगो का मतलब होता है नील। ब्रिटिशर्स हम लोगों से, हमारे किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे इंडिगो ग्रो कराते थे, तो हमारे लोगों ने रिबेलियन किया, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी इनका इंडस्ट्रीज पे, ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज और इंडियन ट्रेड के ऊपर। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ बोले तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इस तरीके की प्लानिंग करते गए कि इंडिया का बहुत बड़े अमाउंट में पैसा सीधे कहाँ पहुंचा, ब्रिटेन पहुंचा, है ना। कई बार ट्रेड के थ्रू पहुंचा, कई बार सैलरीज के फॉर्म में पहुंचा, कई बार सेविंग्स के फॉर्म में पहुंचा, पर बहुत सारा हमारा पैसा कहाँ पहुंच गया बेटा, ब्रिटेन। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 18th सेंचुरी तक जो हमारा इंडिया था वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी था। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। लिविंग इन विलेज, एक विलेज में रहने वाले लोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। हर विलेज में एक पॉटर होता था जो मटके बना देता था, एक वीवर होता था जो कपड़े बना देता था। ठीक है, वेजिटेबल वेंडर्स भी गांव के ही होते थे। कुछ लोग कोई सब्जी उगा लेते थे, कोई लोग कुछ और सब्जी उगा लेते थे, कोई दाल उगा लेता था तो कोई चावल, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्पेशली टेक्सटाइल, वो भी इंडियन विलेजेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। मैंने बताया ना आपको कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए एक गांव में सारे लोग रहते थे। हैंडीक्राफ्ट पीपल भी रहते थे। क्राफ्ट पर्सन मतलब एक टेक्सटाइल वीवर होता था, है ना। जो सिटीज थी, टाउन्स थे, वो मेनली ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाने जाते थे, वहाँ पर व्यापार होता था। इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता था बेटा अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी के मसालों के लिए, सिल्क के लिए, कॉटन के लिए और इंडिगो के लिए। हम जो नील उगाते थे, हम जो कॉटन प्रोड्यूस करते थे, सिल्क प्रोड्यूस करते थे, और जो मसाले हमारे इंडिया में होते थे उसकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड थी। इंडिया उस टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। जो क्राफ्ट पीपल होते थे जैसे वीवर मतलब जो बुनकर जो कपड़े बनेगा, स्पिनर जो कॉटन से थ्रेड बनाएगा, डायर्स जो कॉटन, देखो बेटा वाइट कलर का होता था, उससे जब हम कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे वो भी वाइट कलर का ही होगा। तो जो कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं वो वाइट कलर का क्लॉथ प्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या हम लोग सारे वाइट कलर ही पहनते हैं? नहीं ना, वो कलरफुल पहनते हैं। तो डायर्स भी हुआ करते थे। पीजेंट्स, किसानों का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था रूरल इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। मतलब हमारा जो एक गांव था वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ। ठीक है, चलो। जो लैंड रेवेन्यू होता था वो मेजर सोर्स होता था रूलर्स की इनकम का। जो राजा हुआ करते थे, जो रानी हुआ करती थी, उन्हें सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता था वो किससे मिलता था? लैंड रेवेन्यू से मिलता था। फिर वो जमींदार्स को अपॉइंट कर देते थे कि जाओ भाई हमारे लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आओ। अब एक राजा तो घर घर जाएगा नहीं ना लोगों से रेवेन्यू मांगने, तो उसके लिए कौन हुआ करते थे बेटा? जमींदार्स। पर जैसे ही इंडिया में कॉलोनियल रूलर्स आए, कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, जो अग्रेरियन इकॉनमी थी इंडिया की वो चेंज होने लग गई। क्योंकि कंपनी का एकमात्र इंटेंशन, सोल इंटेंशन यही था कि इंडिया से जितना ज़्यादा वेल्थ गेन कर पाए करें। और वो वेल्थ गेन किसके थ्रू करना चाहते थे? ट्रेड, व्यापार के थ्रू, खरीद कर, कुछ ना कुछ बेच कर, है ना। वो इंडियन इकोनॉमी से कुछ ना कुछ खरीदना भी चाहते थे और उसमें कुछ ना कुछ बेचना भी चाहते थे। इसीलिए वो अपनी कंट्री से मैन्युफैक्चर्ड गुड ले आए, है ना, अपनी होम कंट्री इंग्लैंड ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड ले आए इंडिया में। और हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, पूरी तरह ख़त्म कर दिया। और जो हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी थी उसको हार्म किया। ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें
ब्रिटेन से लाए गए गुड्स से कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है? खरीदा तो ठीक, नहीं तो हमारी रूरल इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। पर अंग्रेज़ों ने इस तरीके से प्रैक्टिस की बेटा, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस बनाए, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारी जो इकॉनमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह गई। और ब्रिटिशर्स ऐसा चाहते भी नहीं थे, ब्रिटिशर्स चाहते ही थे कि इंडियन किसी ना किसी काम के लिए हम पर डिपेंड हो जाए। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स, तो बेटा जब मुगल्स हुआ करते थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, उसके पहले जब मुगल रूल इंडिया में था, तो उस टाइम में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इंडिया में, वो बेसिकली किस पैटर्न पे ही था, मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या मुगल पैटर्न जो है टैक्सेशन का, उसी पे काम करता था। ठीक है बात? जिसे नहीं समझ में आया वो फिर से सुने बेटा, कि पहले जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उसी सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जो बेसिकली कौन यूज़ करते थे, मुगल्स। मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही सब फॉलो करते थे। द जब्ती और द दशाला सिस्टम, जो इनिशियली शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था, उसे बाद में अडॉप्ट किया गया। किसने? अकबर ने उसे अडॉप्ट किया। शेरशाह सूरी का जो जब्ती वाला सिस्टम था, उसको अकबर ने अडॉप्ट किया। दशाला वाले सिस्टम को अकबर ने अडॉप्ट किया, ठीक है, पर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इस सिस्टम में जो लैंड थी उसे 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता था, एज पर द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ कल्टीवेशन। प्रॉपर कंटिन्यूटी में उसके ऊपर कल्टीवेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ रखा है, इसके अकॉर्डिंग लैंड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था, सबसे पहले है पोलज। तो पोलज में क्या होता था बेटा, ये उस ज़मीन को कहा जाता था जो कंटिन्यूअसली एनुअली, जिसमें कल्टीवेशन हो ही रहा हो, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। मतलब एक साल गेहूँ बोला, फिर गेहूँ बोया, फिर चावल बोया, फिर दाल बोई, पर कंटिन्यूअसली आप कुछ ना कुछ उसमें कल्टीवेट कर ही रहे हैं, ऐसी ज़मीन को हम बोलते हैं पोलज। दूसरी है परौदी। तो परौदी में क्या होता था बेटा, ये जो ज़मीन होती थी उसे आप कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते थे, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? जिससे ये फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। देखो पहले इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड नहीं हुआ करते थे, मैन्योर का यूज़ ये लोग ज़्यादा नहीं करते थे, तो ज़मीन एक टाइम के बाद थोड़ा कम प्रोडक्टिव हो जाती थी, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को, फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, इसलिए हम उसे थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ देते थे। ऐसी ज़मीन को हम बोलते थे परौदी। चाचर। अब चाचर किस ज़मीन को बोलते थे बेटा, जब जिसको 3 से 4 साल के लिए हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है, जिसके ऊपर 3 से 4 साल से हमने कोई फसल उगाई ही नहीं है। उसके बाद है उसके बाद है बंकर। तो ये वो ज़मीन होती थी जिसे 5 से ज़्यादा सालों के लिए हम खाली छोड़ देते थे, जिस पे कल्टीवेशन नहीं करते थे। अकबर ने करौरी को अपॉइंट किया हुआ था, जो एक्चुअल प्रोड्यूस को, प्राइस को, ज़मीन की प्रोडक्टिविटी, इन सबको मेज़र करता था। क्या जॉब हुआ करता था बेटा करौरी का, कि वो जाएगा, देखेगा कि भैया कितना एक्चुअल प्रोड्यूस होता है ज़मीन पे, उस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्राइजेस क्या हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है लैंड की, है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय करोड़ीज, और जो करोड़ीज जो इन्फॉर्मेशन देते थे कि भैया एवरेज प्रोडक्शन ये है, प्राइस ये है क्रॉप का, है ना, और इसी के बेसिस से लास्ट 10 ईयर का ये अंदाज़ा लगाकर आने वाले टाइम के लिए टैक्सेशन के रिगार्ड्स में सोचते थे। जरा फिर से ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेशन करोड़ीज देते थे कि भाई एवरेज प्रोडक्शन ये था, प्राइजेस ये थी क्रॉप की, बर फिक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एस्टिमेशन ऑफ लास्ट 10 ईयर। और कितने साल को बेस मान के काम करते थे? 10 साल, कि भाई 10 साल में ये प्राइस रहे, एवरेज प्रोडक्शन ये रहा। जो 1/3 होती था क्रॉप प्रोडक्शन का, है ना, वॉज द स्टेट्स मिनिमम शेयर। आप उतना भी ग्रो कर लो, उसका 1/3 आपको किसको देना पड़ेगा? स्टेट को। मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जैसे आज हम गवर्नमेंट को टैक्स देखते हैं, पहले ये लोग राजाओं को दिया करते थे। कितना? जो भी आपका प्रोड्यूस है उसका 1/3। इन जनरल जितने भी सिस्टम्स रहे, उनमें शेयर वेरी था बिटवीन 1/3 टू 2/3। किसी में सिर्फ हम 1/3 लेते थे, किसी में 2/3 लेते थे, ठीक है। 1/3 लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी में हम 1/3 लेते थे, किसी में 2/3 लेते थे। पर कुछ स्पेशल केसेस में 3/4 भी लिया जाता था। 1/3 भी ले सकता है राजा, 2/3 भी ले सकता है राजा, और 3/4 भी ले सकता है।
अब हम ब्रिटिश के अब हम ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। जब मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, जो कि नवाब था बंगाल का, कवर है बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स का मतलब होता है बेटा टैक्स कलेक्शन राइट। ठीक है। बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के कब मिल गए? 1765 में। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स थे, जिन्हें हम दीवानी राइट्स कहते हैं, वो किसको मिल गए? ब्रिटिश को। अब मेजर एम था ब्रिटिश का बेटा, या ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर दे। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रहे हैं कि भैया लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो बढ़ जाए। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज को बनाया जिससे वो मैक्सिमम इनकम ले पाए। किससे? लैंड से। उन्होंने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा कि भैया हम ये जो इतना सारा पैसा हम इन पीजेंट से ले लेंगे तो कल्टीवेटर्स की लाइफ, पीजेंट्स की लाइफ पे क्या बैड इम्पैक्ट आएगा। उन्हें तो अपने पैसे से ही मतलब था। इन्होंने पॉलिसी जो लेके आए डिफरेंट 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 टाइम में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करके रख दिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसीज को रेवेन्यू कलेक्शन की बाय अबेंडनिंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू। ओल्ड एज जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा था, उस सिस्टम को पूरी तरह बदल कर नया सिस्टम लेके आ गए। कौन लेके आ गए बेटा? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो पुराना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। इससे जो किसान थे वो बहुत अलग अलग तरीके से उनके ऊपर असर हुआ। पहला तो पूरा के पूरा जो बर्डन था कंपनी के प्रॉफिट का, अ, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट था, तो वो लोग अपने साथ अपने सैनिक वगैरह लेके आते थे, हाँ जजेस लेके आते थे, एम्प्लॉयज़ लेके आते थे। तो वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट अब वो किससे लेंगे? किसानों से। अगर वो कहीं इंग्लैंड दुनिया भर में हर जगह लड़ाए तो वो जहाँ जहाँ लड़ेगा तो उसका भी वसूली इंडिया से ही करेगा। कॉन्क्वेस्ट जो भी होंगे उनका पैसा भी इंडिया से ही वसूलेगा, और बेसिकली उन सबको बॉर्न करेगा हमारा किसान। तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल कर रही है तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट है वो भी इंडिया से ही कवर करनी है। अगर इंग्लैंड कहीं कहीं लड़ रहा है तो वो भी इंडिया से ही कवर करना है। जो लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स था, बहुत ही हाई रेट पे। किसने किया था? ब्रिटिश कंपनी ने किया था। और ये हमेशा बोलते थे कि हमें काइंड में पेमेंट नहीं चाहिए, आप गेहूँ चावल दाल हमें मत दो, हमें तो कैश पेमेंट करो। जो फार्मर्स थे उन्हें जोर ज़बरदस्ती बोला जाता था आप कैश क्रॉप ग्रो करो। बेटा अगर कोई किसान वीट ग्रो करता है, राइस ग्रो करता है, या पल्सेस ग्रो करता है तो ये एक स्टेपल डाइट मिल जाता है उसको। पर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये ग्रो ना करके हमारा किसान शुगर कैन, गन्ना, कॉटन, कपास, इंडिगो, नील ये ग्रो करे और राइस और वीट को ग्रो ना करे। इससे फेमाइन बहुत रीजन में आने लगी। कम से कम एक किसान जो गेहूँ चावल ग्रो करेगा वो अपने एक्सट्रीम टाइम के लिए तो उन्हें बचा लेगा ना। पर अगर वो कॉटन ग्रो कर रहा है, शुगर कैन ग्रो कर रहा है, तो वो उसे तो नहीं खा सकता। कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने फार्मर्स को कंपेल किया कि भैया आप लैंड रेवेन्यू दो, बिल्कुल टाइम पर दो। ठीक है। और फार्मर इस लोन को चुकाने के लिए लोन लेने लगा, वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि ज़मीन से हम इतना ही प्यार नहीं करते हैं बेटा हमारे किसान के, भैया चलो यहाँ से हमें हमारी ये लाइवलीहुड मिल रही है। ज़मीन इज़ इक्वल्स टू माँ, मतलब ज़मीन को वो माँ ही मानते हैं। ज़मीन बेचना उनके लिए अच्छी बात नहीं होती थी। तो ऐसा था कि अगर आप रेवेन्यू पे नहीं कर पाओगे तो आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। इसलिए बेचारे गरीब किसान हाई रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा लेते लाला साहूकार से और ब्रिटिशर्स को दे देते। इसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे थे। दिन पे दिन उनका जो कर्जा था वो बढ़ता ही जा रहा था। अब बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, जो हमसे बहुत सारे अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट करती ना, वो किसको दे देती? ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज होम चार्जेस। है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी कलेक्ट करती रेवेन्यू उसको किसको पे कर देती? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों? एज अ होम चार्जेस। जो कंपनी थी उसे पैसा चाहिए होता आर्मी को मेंटेन करने के लिए, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जजेस को पेमेंट करने के लिए, दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जितने भी गवर्नर्स वगैरह आते हैं उनकी सैलरी निकालने के लिए भी पैसा चाहिए। प्लस आर्मी इतनी बड़ी मेंटेन कर रखी है इंडिया
इंडिया में, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो अब कंपनी को समझ में आ गया यार इतना पैसा जितना हमें चाहिए ना इतना इनके सिस्टम से तो नहीं निकलेगा, तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाना पड़ेगा रेवेन्यू कलेक्शन का, और जिससे कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर पाएगी, वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग द कंकर्ड टेरिटरीज, जो जीती हुई टेरिटरीज हैं उनको भी बचाए रखेगी, है ना। इसके अलावा इंडिया में अगर स्टेबिलिटी लाना है तो नई पॉलिसीज तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, और वो नई पॉलिसीज के नाम थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयत वाली सिस्टम, महल वाली सिस्टम। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा जब्ती, ठीक है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा अकबर, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ब्रिटिश, ठीक है। जब्ती, अकबर, ब्रिटिश। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को डेवलप किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इसको लेके आए थे थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नदर्न मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सब में इसको इम्पोज किया गया, लगाया गया। ये जो सिस्टम था इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, ठीक है, उसके आने के बाद जो इजारदारी सिस्टम था जिसको मुर्शिद कुली खान ने इंट्रोड्यूस किया था उसे ख़त्म कर दिया गया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इजारदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था? मुर्शिद कुली खान ने। फीचर्स क्या थे? जो लैंडलॉर्ड से ज़मींदार हुआ करते थे उन्हें ऑनर घोषित कर दिया गया कि भाई ये जो ज़मीनें हैं ये ज़मीनें आपकी हुई, ठीक है। ये लोग जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं ये तो ऑनर नहीं है, ये तो सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तक ये टैक्स दे पाएंगे जब तक ठीक है, और नहीं तो आप इनको कहीं और व्यक्तियों को भेज सकते हो, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार क्या बन गए? ऑनर ऑफ द लैंड। अब पर्सनल व्यक्ति जो है वो ऑनर नहीं है। इवन ये जो राइट थे ज़मींदारी के राइट, या जो लैंडलॉर्ड को जो राइट दिए गए वो हेरिडेटरी थे, ठीक है। ऑफ द सक्सेशन ऑफ लैंड अंडर देम, आज जो ज़मीनें मेरी हैं वो कल मेरे बच्चों की होगी, परसों उनके बच्चों की होगी। क्यों? क्योंकि मैं किस सिस्टम के अंदर हूँ? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर हूँ, जहाँ पर ज़मींदार के राइट्स हेरिडेटरी हैं। जो अमाउंट पे किया जाता था लैंडलॉर्ड्स को वो फिक्स होता था। ये एग्री किया जाता था कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा फ्यूचर में, ये परमानेंट नेचर का था, इसलिए इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम रखा गया। जो फिक्स्ड अमाउंट होता था वो क्या होता था? 10th और 11th पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मीन्स 1/11 वॉज फॉर द जमींदार। देखो अब जो पार्ट कलेक्ट होता था उसका 10 जो पार्ट होगा, सपोज करो 11 चीज़ें कलेक्ट की तो 10 जाएगी ब्रिटिश को और एक रखेगा हमारा ज़मींदार। आई बात समझ में? टोटल अगर 11 का कलेक्शन हुआ तो उस 11 में ये जो 10 है ये तो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो एक होगा वो जाएगा हमारे ज़मींदार को। तो जो ज़मींदार होता है give the tenant a पट्टा which described as area of land on which he will cultivate, और जिस ज़मीन पे वो बेचारा किसान जिसको पट्टे पे लेगा, जिस पे काम करेगा, उसके लिए वो ज़मींदार को देगा रेंट। आई बात समझ में? चलो, सो द रेंट ही हैड टू पे द लैंडलॉर्ड, और बेचारा जो किसान है वो क्या देगा? रेंट भी देगा। मतलब किसान की स्थिति इतनी खराब है कि वो जिस ज़मीन पे काम कर रहा है उस ज़मीन का रेंट भी दे और साथ साथ में टैक्स भी दे। हे राम, क्या टाइम था! ये सोचा गया था कि जो ज़मींदार होंगे, है ना, द सन्स ऑफ द सॉइल कुड रीच द फार कॉर्नर ऑफ द रीजन, वो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंचेंगे और जो लोकल कस्टम्स हैं उन्हें जानते होंगे, तो लोगों की हेल्प भी करेंगे, लैंड रिफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। पर ज़मींदारों ने ऐसा तो कुछ किया नहीं। उनको बनाने का पर्पस यही था कि भैया ये उस ज़मीन के लाल हैं, उस ज़मीन को जानते हैं तो अच्छे से काम करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इसका परमानेंट नेचर था इस सिस्टम का, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी हर व्यक्ति के लिए। ब्रिटिश को भी सिक्योरिटी थी कि भैया इतना पैसा तो मुझे हर साल मिलेगा ही। हम इंडियंस को ये था कि यार इतना तो हमें देना ही है। जो कंपनी जानती थी कि उसे कितना रेवेन्यू मिलेगा, और जो लैंडलॉर्ड होता था वो एश्योर होता था कि भाई इतना अमाउंट तो देना ही है। फाइनली जो फार्मर होता था जिसने जो पट्टा लिया होता था
वो सर्टेन ऑफ देयर होल्डिंग, उसे पता था कि उसकी होल्डिंग कितनी है और उसे ये भी पता था कि उसे कितना रेंट देना है। क्योंकि बेटा ये सेटलमेंट सिस्टम परमानेंट था, तो जो ज़मींदार होता था वो सोचता था यार कि ज़मीन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, ज़मीन को सुधारा जाए, है ना? जिससे रेवेन्यू और बढ़ जाए। अब यहाँ पे ज़मींदार का के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कि जब मुगल एम्पायर हुआ करते थे, तो जो ज़मींदार हुआ करते थे वो ऑनर नहीं हुआ करते थे ज़मीन के, सिर्फ वो रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते थे। पर जब से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, ज़मींदार को ऑनरशिप राइट मिल गए, ठीक है? उसे वो पोजीशन मिल गई जो आज के पहले मिली नहीं थी। तो जो ज़मींदार थे वो रिच रिच और रिच होते गए, बहुत वेल्थियर हो गए। जो ज़मींदार होता था वो सबलेट कर देता था लैंड मिडलमैन को, ठीक है? हु वुड रीअलोकेट टू अ बिग सिटीज़ जैसे कलकत्ता, लग्ज़रियस लाइफ जीता था और एक मिडलमैन रख देता था जो पूरा काम देखता था। जो ज़मींदार होते थे वो एब्सेंटली लैंडलॉर्ड बन गए परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। देखो, अगर मुझे बनाया गया किसी पर्टिकुलर एरिया का ज़मींदार, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्यों रहूँ भई गाँव में? मैं एक मिडलमैन वहाँ छोड़ दूँगी, खुद रहूँगी शहर में, अपनी बढ़िया-सी लाइफ़, और वो व्यक्ति मेरे बिहाफ़ पे काम करेगा। इसे कहा गया एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। पर जो कंपनी थी, अ, उसके पास अल्टीमेट ओनरशिप थी, तो वो कभी भी ज़मीन को पब्लिक ऑप्शन के थ्रू बेच देती थी फिक्स, है ना? अगर फिक्स रेंट नहीं दिया ऑन ड्यू डेट बाय ज़मींदार, ज़मींदार ने फिक्स रेंट नहीं दिया एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ज़मींदारी ऑप्शन कर दी जाती थी। जो मतलब जैसे सपोज़ करो, आज मैंने एक्स को क्या बनाया, ज़मींदार बनाया, पर एक्स से मैंने 2 लाख लेने थे पर्टिकुलर डेट 24 अक्टूबर को, पर इस एक्स ने नहीं दिए, तो मैं बोलूँगी चलो अब तुम्हारे राइट ख़त्म, अब मैं ये सारी चीज़ें बाय को दे रही हूँ। जो ज़मींदार होता था उसे डिपॉज़िट करने पड़ते थे पूरे कलेक्टेड रेवेन्यू एक फ़िक्स डेट पे, सनसेट के पहले ही, है ना? अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उससे उसकी ज़मीन कन्फिस्केट कर ली जाएगी, उसकी ज़मीनों के अधिकार उससे छीन लिए जाएँगे। इस वजह से बहुत सारे जो ज़मींदार थे वो हॉस्टाइलिटी रखने लगे टुवर्ड्स ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर्स हो गए, है ना? वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए और इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई। कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था? देखो भैया, कंपनी श्योर थी कि इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या हुआ कि जो कलेक्शन था रेवेन्यू का वो ज़मींदार के थ्रू बहुत ईज़िली कलेक्ट होने लगा। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसने कभी भी लैंड रेवेन्यू के अमाउंट को रेज़ नहीं किया, क्योंकि ये तो परमानेंट था ना, रेवेन्यू पहले से ही डिसाइडेड थे। तो कंपनी कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर पाई एक सिंगल रुपी भी, ठीक है? भले ही प्रोड्यूस कितनी ही ज़्यादा हाई हुई हो, प्राइसेस कितनी भी ज़्यादा हाई हुए हों। इसीलिए कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो सिस्टम था ये ब्लंडर था और इसकी वजह से लॉस हुए किसको, कंपनी को, ठीक है? जब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट ज़्यादा भी कर सकते थे तब भी वो कम ही कर पाए, क्योंकि जहाँ कंपनी ज़्यादा कलेक्ट कर सकती थी वो भी फिक्स होने के कारण कम ही कलेक्ट कर पाए। किसानों पे और प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आया? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो ज़मींदार थे वो ओनर बन गए लैंड के, तो जो पीजेंट्स था वो भैया उस ज़मींदार की मर्ज़ी पर ही डिपेंड करता था, दया भावना पर ही डिपेंड करता रहा। जो किसान था उसके पास कोई ज़मीन के राइट नहीं थे, जिस ज़मीन के ऊपर वो कल्टीवेशन कर भी रहा है पर वो उसकी है नहीं, इस वजह से वो दुखी रहता था। जो ज़मींदार होते थे उनके पास आर्बिट्री पावर थी कि वो किसी भी कल्टीवेटर को उसकी ज़मीन से हटा देते थे और उसका जो स्टॉक होता था, है ना, उसको फ़ोरफ़ीट कर लेते थे, मतलब छीन लेते थे अगर वो रेंट को प्रॉपर टाइम पे पे नहीं कर पाए। सपोज़ करो एक्स है, एक्स से मुझे 500 रुपए लेने हैं, पर अब ये जो एक्स है ये टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो एक्स के घर में जितना भी सामान रखा होगा, जितना भी इसकी कल्टीवेशन मतलब जो प्रोड्यूस होगी वो सब कौन रख लेगा? वो ज़मींदार रख लेगा। लैंड प्रोडक्टिविटी में अगर कोई इंक्रीज़ हो भी जाती तो टैक्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता था ज़मींदार से कि वो अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाएगा कि ज़मीन सुधर जाए, टीनेंट अच्छे से काम करे। पर एक बात तो क्लियर थी कि जो प्रोडक्टिविटी थी, thus it was clear that if the productivity of land improve, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंपनी के पास कोई राइट ही नहीं रहेगा कि वो ज़्यादा डिमांड कर सके, एक्सेस में डिमांड कर सके। जितना सेटल हुआ है उतना ही देंगे हम भैया। पर ये जो बिलीव था कॉर्नवालिस का वो बिलीव कर गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो इंक्रीज अर्निंग थी वो किसानों के ऊपर कभी भी खर्चा नहीं की गई। इसके अलावा
जो ज़मींदार थे वो लग्ज़रियस और प्लेजर वाली लाइफ जीने लग गए, नहीं तो उन्होंने उस पैसे को कभी भी ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं लगाया। जो आउटकम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का बंगाल में, वो यही था कि सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड हो गई। टू म्यूचुअली होस्टल क्लासेस, एक ज़मींदार की और एक टीनेंट्स की। टीनेंट ज़मींदार को पसंद नहीं करता, ज़मींदार टीनेंट को पसंद नहीं करता। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था जो कॉर्नवालिस ने डेवलप किया, उसे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया एज अनड्यू हेस्ट। ये जो सिस्टम था इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया कि भैया ज़मीनों का सर्वे करें, उनकी वैल्यू को जानें, ठीक है। सब कुछ ज़मींदार पे छोड़ दिया गया, उन्हें ज़्यादा पावर मिल गई, ज़्यादा पैसा मिल गया, ज़्यादा ज़मीनें मिल गई, और कंडीशन जो थी हमारे किसानों की वो डिटोरिएट होती गई, ख़राब ख़राब और ख़राब होती गई रोज़ रोज़ रोज़। अब रैयत वारी सिस्टम 1819 से लेकर 26 तक चला। इसको डेवलप करने वाले थे, इसको डिवाइस करने वाले थे अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और इसे इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने, ठीक है, इसलिए इसे मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। तो जो रैयतवारी सिस्टम था इसको डिवाइस किसने किया? अलेक्जेंडर रीड ने किया। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा? सर थॉमस मुनरो ने, और इसीलिए इसे मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ पर बेटा? मद्रास प्रेसिडेंसी में। बाद में इसे बॉम्बे और असम तक फैलाया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन था किसका? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, या जो कमियां थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की उनको पूरा करने के लिए, उन्हें उन कमियों को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम आया था। रैयतवारी सिस्टम में क्या हुआ करता था बेटा? जो लैंड रेवेन्यू था वो सीधे कौन देते थे? फार्मर। किसको? सरकार को। इस सिस्टम में जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर या जो किसान हुआ करता था उसे रैयत कहा जाता था, और उसके पूरे राइट होते थे कि भैया वो अपनी ज़मीन को बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है और लीज पर भी दे सकता है। जो रैयत्स होते थे उन्हें कभी भी अपनी ज़मीनों से निकाला नहीं जाता था। कब तक? जब तक कि वो अपना रेंट देते रहें। रेंट नहीं देंगे तो निकालेंगे, रेंट देते रहेंगे तो कोई नहीं निकालेगा। इस सिस्टम का एडवांटेज था कि इसमें मिडिलमैन ख़त्म हो गया, जो हमेशा किसानों को ऑप्रेस करता था, मतलब अत्याचार करता था किसानों के ऊपर। विलेजर्स जो परेशान थे भैया ज़मींदार से, अब उनकी परेशानी ख़त्म हो गई क्योंकि मिडिलमैन है ही नहीं। और वो जो मिडिलमैन हुआ करता था, जो ज़मींदार हुआ करता था, बहुत परेशान करता था गाँव वालों को। हु ऑफन ऑप्रेस्ड द विलेजर्स। इस सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू होता था वो फिक्स होता था 30 सालों के लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर रीअसेसमेंट होगा, ऐसा कहा जाता था। रेवेन्यू फिक्स था 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस, मतलब अगर आप 100 क्विंटल गेहूँ उगा रहे हो तो इसका 50% आपको किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश को। तो मतलब 50 आप किंग को दे दो, ब्रिटिश अथॉरिटी को दे दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो, और 50 अपने लिए रख लो। जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, भले ही क्रॉप फेल क्यों ना हो गई हो, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फसल हुई हो नहीं हुई, आप तो हमें क्या दो? पैसा दो टैक्स के फॉर्म में। इश्यूज़ क्या थे रैयत वाले सिस्टम के? ये जो सिस्टम था इसमें ज़्यादा पावर मिल गई सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, जिनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें कभी भी कंपनी प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं करती थी। जो महाजन और जो मनी लेंडर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे इस सिस्टम को। ये लोन दे देते थे कल्टीवेटर्स को उनकी ज़मीनों को गिरवी रख के। अगर कोई किसान एक टाइम के बाद उसके पास पैसा नहीं बचता है और वो क्या नहीं दे पाता है, टैक्स या रेंट, तो ये लोग बोलते थे लाला साहूकार कि चलो तुम्हारी ज़मीनें रख दो और पैसा ले लो, और इस तरीके से किसानों को वो भी परेशान करते थे। जो मनी लेंडर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे कल्टीवेटर्स को, किसानों को, और उन्हें फोर्स करते थे कि रेवेन्यू दे, भले ही क्रॉप फेल्ड भी क्यों नहीं हो गई हो, क्रॉप हुई हो नहीं हुई हो हमें मतलब नहीं, हमें तो रेवेन्यू चाहिए। इवन उन्हें ज़मीनों से निकाल भी दिया जाता था अगर वो लोन वापस ना कर पाए तो। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.